तो हम लोगों ने चरक सूत्र स्थान 2 पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे चरक सूत्र स्थान 3 के बारे में, जिसका नाम है आरगवदी अध्याय। आरगवदी अध्याय चैप्टर का नाम आरगवदी अध्याय क्यों है? और भी कुछ लिख सकते थे आचार्य चरक, लेकिन यहाँ पर आरगवद का मुख्य रूप से प्रयोग बताया गया है, इसीलिए यहाँ आरगवदी। अब यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग इम्पोर्टेंट पहले जान लेते हैं कि आरगवदी अध्याय क्या है ना, और क्यों आरगवदी नाम लिखा गया है। तो जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान 25, अग्रय द्रव्यों में ये बताया गया है खदिर कुष्ठग्ना नाम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खदिर कुष्ठग्ना नाम। तो खदिर कुष्ठग्ना नाम बताया गया है, इसका क्या मतलब हुआ? खदिर कुष्ठग्ना नाम का मतलब होता है कि जो खदिर है ये कुष्ठग्न यानी कि कुष्ठ लेप्रोसी को दूर करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ है। देखो, अब बात समझो, यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। अगर आपका वाइवा लेने वाले गुरुजी आए, ये पूछे कि कुष्ठग्न यानी कुष्ठ को दूर करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है, तो खदिर है। जैसे मार्केट में खदिरारिष्ट वगैरह भी आता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कुष्ठ में बाह्य प्रयोग के लिए, कुष्ठ में बाह्य प्रयोग हेतु आरगवद श्रेष्ठ है, आरगवद श्रेष्ठ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुष्ठ में बाह्य प्रयोग के लिए आरगवद श्रेष्ठ है। यानी कि जैसे आपको किसी को चर्म रोग हो जाए, तो उस चर्म रोग को ठीक करने के लिए अगर हम आरगवद की पत्तियों वगैरह का लेप बनाए तो शायद जो है वो खदिर से अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, कुष्ठ में बाह्य प्रयोग हो, इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है आरगवदी अध्याय रखा गया है। अब बात समझ में आ गई होगी कि क्यों आरगवदी अध्याय नाम रखा गया है। तो आरगवद कुष्ठ में बाह्य प्रयोग के लिए श्रेष्ठ होता है, इसीलिए इसका नाम आरगवदी अध्याय रखा गया है। अब आपको इसको बताते हैं कि आरगवद क्या है। आरगवद, आप सभी लोगों ने इसको कहते हैं अमलतास। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो सड़क किनारे, या कभी कभी देखा होगा लखनऊ की कुछ कॉलोनियां वगैरह में एक बड़ा ही स्वर्ण यानी कि पीला, जो एकदम डार्क पीले कलर के जो फूल आते हैं इसके ऊपर, और उससे अच्छा है इस समय अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे एकदम काला काला डंडा, डंडा नहीं होता एकदम ब्लैक कलर का, उस तरह का इसमें जो है इस प्रकार से एक फल लटका हुआ होता है ऐसे। तो इस प्रकार का इसमें एक फल लटकता है जिसका नाम होता है सियार लाठी। तो यही अमलतास। अमलतास की पत्तियों को, अब एक बात बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुने, कि अगर इसकी पत्ती को कूट के एकदम कल्क बना लो, कल्क क्या होता है? चटनी। तो अमलतास की, आरगवद की पत्तियों को कूट के उसका कल्क बना लो, चटनी बना लो, और उसको नारियल के तेल में, जितना नारियल तेल उतना पानी मिलाकर बढ़िया से पका लो। जब पानी उड़ जाए तो तेल छान के रख लो।
फिर उस तेल को आप जो है प्रयोग करिए किसी भी कुष्ठ विकार में। बड़ा अच्छा, घर में सस्ता सा है, बना सकते हैं सभी लोग। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें वर्णित है। तो इस चैप्टर में एक तो 32 सिद्धतम चूर्ण, इस अध्याय में 32 सिद्धतम चूर्ण और लेप का प्रयोग बताया गया है। अगर इस 32 में देखें तो इस 32 में क्या है, 25 प्रकार के लेप का वर्णन है और 7 प्रकार के चूर्ण का वर्णन है। सिद्धतम का मतलब होता है उसको आचार्य चाणक्य ने बनाया। कुछ चीजें यहाँ पर सर्वप्रथम वर्णन के रूप में आई हैं। आचार्य ने सर्वप्रथम वर्णन, पूरे आयुर्वेद जगत में सर्वप्रथम वर्णन इसका किया गया है। एक तो जैसे अमृता संघ, अमृता संघ जो होता है इसको तुथ्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तुथ। और इसको आप लोग ब्लू विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, या इसको कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, नीले कलर का होता है। और ये घाव वगैरह में या ड्रेसिंग के लिए एंटीबैक्टीरियल के जैसे काम करता है। तो चरक ने अमृता संघ यानी कि तुथ का सर्वप्रथम वर्णन किया इसी चैप्टर में। साथ ही साथ में आचार्य चरक ने सर्वप्रथम वर्णन यहाँ पर मनाशिला और हड़ताल का भी किया। मनाशिला और उन्होंने बताया आल, आल मतलब हड़ताल। मनाशिला और मनाशिला रियलगर होता है, रियलगार। हड़ताल आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड होता है, मनाशिला आर्सेनिक का डाइसल्फाइड होता है। तो इनका सर्वप्रथम वर्णन आचार्य चरक ने किया। ये सारी चीजें आप सेकंड प्रॉप में आप पढ़ेंगे, जब रसशास्त्र पढ़ाएंगे तो वहां पर भी पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ है तो आप लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो यहाँ पर जो पहला ही श्लोक है, अगर आप उसमें देखेंगे कि श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6 में यहाँ पर 6 प्रकार के योग का वर्णन किया गया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके उसमें आएगा भी नहीं। श्लोक नंबर 7 में देखें, चरक सूत्र स्थान 2। श्लोक नंबर 8 में देखें, 2/8 श्लोक में कुष्ठादि लेप करके लिखा होगा। कुष्ठादि लेप मतलब इसको कुष्ठ में प्रयोग करना है। और कुष्ठ में प्रयोग करना है तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होंगी। जैसे इसमें अगर इसकी औषधियां देखें तो कुष्ठ हरिद्रा, कुष्ठ एक औषधि का भी नाम है, हिमालय में या कश्मीर वगैरह में पाई जाती है। कुष्ठ है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा, इसके अलावा सुरसा, सुरसा मतलब तुलसी, पटोल, नींबू, नीम मतलब नीम, अश्वगंधा, देवदारू, अश्वगंधा, देवदारू, सहजन या जिसको सिगरू, सरसप, सरसप मतलब सरसों, तुम्बरू, धनिया, वन्य,
केवटी मोथा होता है वन में, चंडा, चंडा चोरक पुष्पी होता है। इनको समभाग लेना है, सभी औषधियों को समभाग लेने के बाद में इसको चूर्ण करना है। और पीस कर चूर्ण कर कर इसको रख लें। और इसका क्या लगाना है, उबटन लगाना है। चूंकि इस चैप्टर में सभी औषधियां जो हैं चूर्ण वगैरह के रूप में प्रयोग की जाती हैं, स्किन डिसऑर्डर में प्रयोग की जाती हैं, तो इनको हम लेप के रूप में लगाएं। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस चैप्टर में जितने योग लिखे हुए हैं, इन सारे योगों को आप घर पे बनाकर इनका प्रयोग कर सकते हैं। आज की डेट में फंगल इन्फेक्शन अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन है वो रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो सब रेजिस्टेंट हो रहे हैं। क्यों रेजिस्टेंट हो रहे हैं, इसके पीछे कारण है रेजिस्टेंट होने के पीछे। जैसे होता क्या है कि किसी को दाद हुआ, दाद होने के बाद में वो जाता है लोकल मेडिकल स्टोर से, एक दांत की ट्यूब खरीद लाता है। और ये दांत की जो ट्यूब होती है, इसमें क्या होता है, स्टेरॉयड पड़ा होता है। इसमें क्या है, स्टेरॉयड पड़ा है। तो जैसे ही ट्यूब आप लगाएंगे आपको बड़ा अच्छा फायदा होगा। अरे ट्यूब लगाते ही दांत खत्म हो गया, वेरी गुड। क्योंकि स्टेरॉयड लोकल इम्यूनिटी को कम कर देता है, इस कारण से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कम हो जाता है, तो वहां पर इचिंग, वहां पर दाद कम हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि चूंकि जो फंगल इन्फेक्शन है ये ब्लड में हो चुका होता है, और इसकी रूट्स जो होती हैं, जैसे ये स्किन है, तो स्किन के ऊपर फंगल जब ग्रो करने लगता है तो इसके माइसली वगैरह अंदर ब्लड वगैरह में भी चले जाते हैं। तो जब तक आप ब्लड से उस फंगस को नहीं हटाएंगे, या इसकी रूट जो अंदर स्किन की तरफ है इसको जब तक आप नहीं हटाएंगे, तब तक वो फंगल इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। चूंकि एलोपैथ वाली ट्यूब में मिकोनाजोल, फिनकोलाजोल, माइकोनाजोल, एट्रिकनोलाजोल, कीटाकोनाजोल, स्टेरॉयड, इन सब को मिलाकर फिनकोलाजोल वगैरह जो है, और टर्बिनाफिन, इन सभी को मिला के क्या करते हैं, बना देते हैं ट्यूब। अब आप स्टेरॉयड लगाओगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, उस समय तो सही हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद, जैसे बारिश का मौसम आ जाए या आप गीले कपड़े पहने हो, तो तुरंत आपको दांत फिर हो जाएगा। और ये एक दो बार करेंगे आप जब, फिर आप दुनिया भर की कोई ट्यूब लगा लो, आपका दांत सही नहीं होने वाला है। आपको सही कहाँ से होगा, आयुर्वेद से। इस चैप्टर में जो भी कुष्ठ हर लेप हैं, इन सभी कुष्ठ हर लेप को आपको अच्छे से पीसना है। उसके बाद में सरसों के तेल में या सामान्य पानी से भी उसका लेप बनाकर उस स्थान पर लेप लगवाना है, ताकि सारी की सारी औषधियां इसमें एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल औषधियां ही हैं। इनको खाने के लिए भी प्रयोग करा सकते हैं, और इनका लोकल एप्लीकेशन, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लेप हैं जिनको आप घर पे बनाकर, दाद जिसका ठीक ना हो रहा हो उनके लिए 4-6 महीने लगातार अगर आप प्रयोग कराएंगे तो निश्चित रूप से उनका दाद ठीक हो जाएगा। लेकिन चूंकि एलोपैथ में रेजिस्टेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन बढ़ चुका है, तो वहां पर वो ठीक नहीं होते हैं, फिर जिंदगी भर वो परेशान रहते हैं। तो पहला इन्होंने कुष्ठादि लेप करके बताया, फिर उसके बाद में जैसे कुष्ठादि चूर्ण का वर्णन किया है। कुष्ठादि चूर्ण, तो इसमें भी बहुत सारे औषधियां लिखी हैं। बस केवल आप इनका प्रयोग जान लें कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो कुष्ठादि चूर्ण का प्रयोग करना है, इसको भी सरसों के तेल में मिलाकर शरीर के ऊपर मालिश करनी है,
और दद्रु के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दद्रु क्या है? दद्रु रिंगवर्म। रिंगवर्म जिसको आप लोग दाद के नाम से जानते हैं, तो इसका प्रयोग दद्रु में करते हैं। कंडू, कंडू मतलब इचिंग अगर कहीं पर हो रही हो तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। पामा, पामा क्या होता है? इसके बीज। कई बार आप देखते होंगे ना कि हाथ की उंगलियों वगैरह में बहुत सारी चीजें फट जाती हैं। जब आप देखते हैं कि कई बार उंगलियों के बीच में देखिए छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उनसे जो है पानी जैसा निकलता रहता है और खुजली होती रहती है, वही इसके बीज है। खुजली जिसको कहते हैं, खुजली पड़ गए तो इसके बीज में इस बीज का प्रयोग करा सकते हैं। टिटिव, टिटिव जब सोरियासिस पुराना हो जाए, सोरियासिस बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ये ठीक नहीं होती जल्दी। जल्दी क्या, ऑटो इम्यून डिसीज होती है। आपके इम्यूनिटी ही आपके शरीर के खिलाफ काम करने लगती है, जिसके कारण से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और शरीर पर बहुत काले काले चटक चकत्ते पड़ जाते हैं, जैसे हाथी की चमड़ी हो जाए, तो ठीक नहीं होती है। एलोपैथ आयुर्वेद में, आयुर्वेद में तो इसका बहुत अच्छा इलाज है सोरियासिस के ऊपर। और कई लोग केवल इसी सोरियासिस बीमारी को पकड़ के आयुर्वेद की प्रैक्टिस किया है और आज वो करोड़पति हैं। साउथ इंडिया में तो केवल इसी सोरियासिस बीमारी के ऊपर एक व्यक्ति ने स्त्री कुटज और नारियल तेल में उसको धूप में पका लिया और उस तेल का प्रयोग कराया। उस तेल का प्रयोग कराने पर इतना अच्छा उसे रिजल्ट मिला कि उसके लिए उसको पद्मश्री अवार्ड भी मिला और करोड़ों रुपए उससे कमाया सोरियासिस बीमारी के ऊपर, सिर्फ एक तेल बना के। और पढ़ा कहाँ से? चरक संहिता से पढ़ा। तो आयुर्वेद में कई ऐसी बीमारियां हैं, अगर आप उन पे फोकस कर लो, जैसे डायबिटीज के ऊपर फोकस कर लो, मोटापे के ऊपर फोकस कर लो, सुंदरता के ऊपर फोकस कर लो, या सोरियासिस के ऊपर, किसी एक बीमारी को पकड़कर अगर आप फोकस कर लीजिए तो वो आपको करोड़पति बना सकती है। आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट, क्योंकि आज देखिए पहले क्या था, पहले लोगों के पास में मल्टीमीडिया नहीं था, अपना प्रचार प्रसार, भाई वो तो माउथ टू माउथ प्रचार होता। जैसे इस क्लास में इस समय बहुत सारे बच्चे जुड़ गए तो उनको पढ़ने में अच्छा लगा, माउथ टू माउथ एक दूसरे से बताया, तब वो जुड़े। कुल सोशल मीडिया का कमाल है, इधर उधर भिजवाया गया, बच्चे ने जाना, रजिस्ट्रेशन कराया, फिर पढ़ना शुरू किए तो उनको लगा नहीं सही जानकारी मिलेगी यहाँ पर, तो अपना कंटिन्यू कर लिया। तो आप जब किसी एक बीमारी के ऊपर अपनी पकड़ अच्छी बना लेंगे भविष्य में, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दुनिया भर की चीजों से आप उसका प्रचार प्रसार करके मरीजों को, क्योंकि हर एक मरीज जो परेशान होता है किसी बीमारी से, वो नेट हो या दुनिया भर में खोजता है कि भगवान हमको कहीं इसका इलाज मिल जाए, है ना। तो निश्चित रूप से वो आपसे एक बार कभी ना कभी कंसल्ट जरूर करेगा। तो अभी से ये आदत बनाइए कि छोटी छोटी चीजों को बना के घर में प्रयोग करिए और किसी एक पर अपना फोकस करिए, ताकि आने वाले समय में आप जब फाइनल ईयर पास होके कहीं चिकित्सा के लिए आज निकलें तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका शरीर, जब आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं तो आप अपने शरीर को शरीर मत समझिए, उसको एक लैब समझिए कि ये हमारा शरीर नहीं, ये लैब है, इसके ऊपर हमको एक्सपेरिमेंट करने हैं।
जैसे देखा चरक ने, अच्छा पेट खराब है तो चरक ने बताया है कि अरे यार हिंगवाष्टक हिंगवादी द्विउत्तर चूर्ण खाना है। तो आपका पेट अगर नहीं खराब है तो जाइए मार्केट में, दो चार पूड़ियां पराठे गोलगप्पे एक्स्ट्रा खा के आइए कि पेट खराब है। जब गैस बन जाए, पेट खराब हो जाए, तो फिर आप उस चूर्ण का सेवन करिए। फिर उस चूर्ण के सेवन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार नहीं, सही बताया चरक जी ने, अब मैं इस चूर्ण का प्रयोग किसी और व्यक्ति के ऊपर करूंगा। अब किसी और के प्रयोग के चक्कर में ये मत कर देना कि उसको घर पे बुलाओ और खूब पूड़ी पराठा और पनीर टिक्का ये सब खिला के उसका पेट खराब करो, फिर उसको नहीं। जनरल नॉलेज में वैसे भी लोग इतना शादी ब्याह में जाते हैं, किसी न किसी पेट तो खराब ही है। तो आयुर्वेद के अगर आप छात्र हैं तो आप लोगों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नुकसान करेगी अगर आप उसको एक लिमिट, हाँ कुछ चीजें हैं जिसमें विष औषधियां पड़ी होती हैं, पॉइजनस सब्सटेंस रहते हैं, उनको शोधन मारण करके प्रयोग करते हैं, उनकी डोज ध्यान रखते हैं। वो तो आप लोग जब सेकंड प्रॉप पे आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, बत्सनाभ भल्लातक वगैरह को। तो कुष्ठादि चूर्ण, दद्रु, कंडू, पामा, किटिभ, इसके अलावा विचर्चिका। विचर्चिका कहते हैं एक्जिमा को। एक्जिमा क्या होता है? कई बार देखिए आप अपने शरीर में कहीं पर खुजली करते रहे, खुजली करते करते वहां पर ब्लड निकल आता है, काला पड़ जाता है, तो वही एक्जिमा है। खासकर एक्जिमा वहां होता है जहां पर थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट, जैसे एड़ी पर हो जाए या कहीं और थोड़ा नीचे पैरों पर खुजलाते रहे, तो वहां पर एक्जिमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कुष्ठादि लेप के बाद में मनाशिलादि तथा तुथ्यादि लेप। मनाशिलादि और तुथ्यादि लेप, जैसा कि नाम लिखा हुआ है मनाशिलादि, तो इसका नाम इसलिए मनाशिलादि रखा गया है क्योंकि इसके मुख्य घटक क्या क्या है। सबसे पहला मनाशिला, हरताल, मरीच, मरीच मतलब काली मिर्च, और सरसप तेल यानी कि सरसों का तेल, और अर्क। अर्क दुग्ध, अर्क कहते हैं मदार को, मदार का दूध। अब देखिए ये देखो कितनी छोटी छोटी बातों को चरक ने कितने ध्यान से लिखा है। वैसे तो आयुर्वेद में श्रेष्ठ जो तेल माना गया है वो तिल का तेल माना गया है कि तिल का तेल श्रेष्ठ है। लेकिन देखो जितने भी स्किन डिसऑर्डर होंगे वहां पर सरसों का तेल बताया है। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सरसों के तेल में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। आज इस सरसों के तेल के बारे में पढ़ना और देखना, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। और सल्फर क्या है? सल्फर बहुत अच्छा एंटी फंगल होता है। एंटी फंगल सल्फर को आयुर्वेद में गंधक के नाम से लिखा गया। मार्केट में बहुत सारे औषधियां जैसे गंधक रसायन, गंधक वटी, गंधक भस्म, ये सब आते हैं जिसको हम एंटी फंगल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मनासिलादि रूप में मनासिला, हरताल, मरीच, सरसों का तेल, अर्क, मदार का दूध, ये सब एंटी फंगल होते हैं। इनको हम क्या करें, इनको सबको हमको पीस लेना है। और पीस करने के बाद में प्रदेह, जो लेप लगाते हैं, तो लेप अगर थोड़ा सा मोटा लगाया जाए तो उसे कहते हैं प्रदेह, पतला लगाया जाए तो उसे कहते हैं प्रलेप। तो प्रदेह के रूप में कहाँ प्रयोग कर सकते हैं? तो कुष्ठ में प्रयोग करते हैं।
चूंकि इसके घटक कम है इसीलिए आप इसको याद कर लीजिए। मनासिला हड़ताल, जैसे नाम है मनासिलादी तो मनासिला। इसके अलावा इसमें ला लिखा हुआ है, ला का मतलब हड़ताल है। इसके अलावा छोटी की मात्रा लगी, इसका मतलब है मरीच है। और मदार का दूध और सरसों का तेल, आराम से याद हो जाएगा। दूसरा यहाँ लिखा है तुथ्यादि, तो तुथ मतलब यहाँ पर तूतिया यानी कि तुथ्य होगा। इसके अलावा वाय विडंग, विडंग है। और इसमें भी क्या है, काली मिर्च यानी कि मरीच है। कुष्ठ, लोध्र, कुष्ठ, कुष्ठ का बोटेनिकल नेम साउसेरिया लप्पा होता है। लोध्र, और इसके साथ में मनासिला। और साथ में इसमें क्या मिलाना है, सरसों का तेल, सरसत तेल। और इसका भी क्या करना है, प्रदेह लगाना है कुष्ठ में। देखो आयुर्वेद में कुष्ठ कहने का मतलब केवल लेप्रोसी नहीं, आयुर्वेद में कुष्ठ कहने का मतलब होता है जितने भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं उन सभी को कुष्ठ कहा जाता है। अब स्किन डिसऑर्डर में चाहे तो वो लेप्रोसी हो या फंगल इन्फेक्शन हो, एक्जिमा हो, एलर्जी हो, कुछ भी हो, वो सभी का सभी कुष्ठ। कुष्ठ का मतलब ही है कुष्णति वपु इति कुष्ठम, यानी कि जो त्वचा को, स्किन को विकारित करे, विकृत करे या उसको दुष्ट करे, वही कुष्ठ है। तो कुष्ठ कहने का मतलब किसी भी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर में इन लेपों का प्रयोग आप कर सकते हैं। फिर रसांजनादि लेप और करंजादि लेप लिखे हैं। रसांजनादि लेप और करंजादि लेप। रसांजनादि लेप में एक तो रसांजन, इसके अलावा प्रापुन्नाड बीज, प्रापुन्नाड बीज। प्रापुन्नाड बीज जो है ये चक्रमद के बीज, चक्रमद के बीज। और चक्रमर्द जो है बड़ा अच्छा एंटी फंगल होता है। इसमें जो है ये लिख ले पॉइंट, जो है चक्रमर्द एंटी फंगल बहुत अच्छा होता है। केवल इसी चक्रमर्द का पौधा ही लेकर अगर पीस के लेप लगा लिया जाए तो दाद वाद ठीक हो सकता है। चक्रमर्द के बीज। इसके अलावा कपित, कपित जो है ये कैथा, कपित पत्र यानी कपित पत्ती की रस। जैसे आप लोग बेल देखे होंगे, बेल का एक भाई होता है कैथा, बेल जैसा ही होता है, तो उसके पत्ती का रस निकाल लेना चाहिए और इन सबका जो है आपस में मिलाकर लेप बनाना चाहिए। और इस लेप का प्रयोग हमें कुष्ठ में करना चाहिए। दूसरा लिखा है करंज आदि लेप। तो करंज जैसा कि इसका नाम है करंज आदि लेप, तो सबसे पहले इसमें करंज बीज, इसके अलावा एडगज, एडगज, एडगज भी जो है ये भी चक्रमर्द का ही पर्याय है, चक्रमर्द का ही पर्याय है एडगज बीज। और कुष्ठ, और इसको क्या करना है, गोमूत्र के साथ में पीस के लगाना है। गोमूत्र के साथ पीस कर लगाना है।
कुष्ठ में। अब गोमूत्र में ऐसा क्या है कि उसको, तो गोमूत्र में भी जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो एंटी कैंसरस भी होता है। गोमूत्र में पाया जाने वाला जो तत्व होता है, तो उसके साथ में पीस कर भी अगर लगाएंगे तो एंटी फंगल काम करेगा। तो हम लोगों ने रसायनजनादि लेप देख लिया, करंजादि लेप देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हरिद्रादि लेप। हरिद्रादि लेप, तो इसमें हरिद्रा, दारू हरिद्रा, हल्दी, और हल्दी के बाद में दारू हरिद्रा एक प्लांट होता है, उसकी छाल लेते हैं, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। और इंद्रज्यो, इंद्रियो, इंद्रियो कहते हैं कुटच के बीज को। ये सब चीजें अभी से पर्याय अगर याद रखेंगे तो आने वाले सेकेंड ईयर में आपको बड़ी आसानी होगी। इंद्रियो कुटच के बीज, कम से कम ये तो याद रखें कि हाँ हमने कहीं पढ़ा था, भले ही पढ़ते समय बाद में याद आए। तो कुटच के बीज लेने हैं, फिर करंज बीज लेना है, करंज बीज लेना है। इसके अलावा चमेली की पत्ती, चमेली की जो पत्ती होती है इसमें जो तत्व पाया जाता है वो घाव भी भरने के काम आता है। अब देखो ये जो लेप चरक बता रहे हैं, इस लेप को अगर हम, ऐसा कोई कुष्ठ है जिसमें अल्सर भी पड़ गया हो, देखो ये सारी चीजें चरक जी ने तो बताई हैं, लेकिन आपके पास दिमाग होना चाहिए कि हम यहाँ पर किसको प्रयोग करें। जैसे इसमें आगे और देखें कि कनेर की जड़ और छाल, कनेर की जड़ है, छाल है, और कनेर के मूल का काष्ठ भाग, कनेर की जड़ का यही है जड़ और छाल। इसके अलावा फिर इसमें तिल छार, और फिर इसको भी गोमूत्र में पीस के लगाना है कुष्ठ में। अब देखो इसमें जो औषधियां पड़ी हैं, जैसे कि हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, तो ये औषधियां क्या है, ये सब घाव भरने में, भाई हल्दी जो है बहुत अच्छा, स्किन कलर को भी अच्छा करता है हल्दी। हल्दी कहीं चोट लग जाती है तब भी कहते हैं कि हल्दी का दूध पिया करिए। तो इसमें चमेली की पत्ती है, कनेर की जड़ है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि इसमें इसको पीस कर अगर लगाया जाए ढंग से तो ये घाव भी भर देंगी, और घाव भरने के साथ साथ में आपका फंगस भी खत्म कर देंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें मनासिलादि लेप। अगला है पाक युक्त मनासिलादि लेप। पाक युक्त मनासिलादि लेप, तो इसका प्रयोग कुष्ठ रोग में करते हैं। बाकी इसको बोला गया है कुष्ठ निशोधनाय। देखिए आप लोग, कुष्ठ निशोधनाय मतलब कुष्ठ नाशक सभी याद कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है, सभी घटक द्रव्य याद कर पाएंगे ऐसा भी संभव नहीं। तो कुछ कॉमन अगर आप देख रहे होंगे तो एक तो जैसे करंज बीज है, और कहीं कहीं पर दारू हरिद्रा है, हल्दी, ये सब कॉमन है। मनासिला, अगर मनासिलादि लेप है तो मनासिला आगे लिख दो पहले नंबर पे, उसके बाद में ये सब
तो जो एग्जामिनर चेक करने जाता है उसे ही थोड़े ना कोई याद रहता है, कॉपी लेके तो चेक नहीं करता है कि जो है बुक लेके चेक कर रहा है, तो उसे भी इतना याद नहीं। लेकिन हाँ, दो चार घटक द्रव्य आप लिख देंगे, सारा याद करना संभव नहीं, उतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। तो ये पाक युक्त मना शिलादि लेप, उसके बाद में आरक बदादी लेप, जिसके नाम से चैप्टर ही है आरक बदादी अध्याय। तो आरक वध में देखना पड़ेगा क्या क्या है। तो इसमें आरक वध की पत्ती, आरक वध के पत्र, साथ ही साथ में काकमाची, काकमाची यानी कि मकोए, सबने मकोए बहुत, जो बच्चे गांव में रहते हैं मकैया नाम से इसको जानते हैं। इसमें काली काली एक होता है छोटा सा फल, और एक में लाल लाल होता है। तो काली और लाल दो तरह की मकैया होती है, तो उसके पत्ती लेने, काकमाची के ताजे पत्र, इसके अलावा कनेर के पत्र, कनेर के पत्र, इनको सभी को समभाग लेकर यानी कि बराबर मात्रा में लेकर मट्ठे में पीसना है। मट्ठे में पीसना है और इसका लेप लगाएं, उबटन लगाएं, पीसना है। उसके बाद में सरसों का तेल लगाकर, सरसों का तेल लगाने के बाद इसका आपको उबटन लगाना है। उबटन जानते ही होंगे आप लोग। हाँ, इसे ही बेटा अमलतास कहते हैं। चैप्टर के शुरुआत होने में ही ये बात बता दी गई है, लग रहा है आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो। पहली ही स्लाइड ने ये बताया है कि इसको अमलतास कहते हैं। ये देखिए, आरकवत को ही अमलतास कहते हैं। ध्यान देख के पढ़िए बेटा। तो आरक बदादी लेप में क्या करें, आरकवत के पत्ते, काकमाची और कनेर, इनके पत्ते लेकर संभाग में मट्ठे में, अब देखो मट्ठे में क्यों पीसना है, क्योंकि मट्ठा जो होता है वो एसिड होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और एसिडिक नेचर भी क्या करता है, स्किन को काटने का काम करता है। अगर कहीं पर दाद हो, कई बार देखिए, एक बार मतलब ये आप अक्सर लोगों से गांव वगैरह में सुनते सुने होंगे कि भैया उनके बहुत दाद था और बैटरी वाला तेजाब वो लगा लीन और एकदम पूरा सब जल के राख हो गया। तो ऐसा ना करें, नहीं तो स्किन भी जल सकती है, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यहाँ पर मट्ठा भी क्या है, एसिड की तरीके से स्किन को काट देगा वहां पर। और आरकबद और काकमाची और कनेर के पत्ते एंटी फंगल हैं, जो कि बहुत ही अच्छी उनको ठीक कर देंगे। नेक्स्ट है कोलादी लेप। कोलादी लेप का प्रयोग जो है वात विकार, अगर किसी को दर्द हो रहा हो जोड़ों में, तो वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, कोलादी लेप का। फिर उसके आगे है वात व्याधि हर लेप। वात व्याधि हर लेप है, इसमें आनूप यानी कि जहाँ पर जल वगैरह होता है वहां के पशु पक्षियों के मांस को बेसवार बनाया गया है। तो वात व्याधि हर लेप क्या है, केवल मांस को कूट कर,
आनूप का मतलब होता है जल प्रधान देश, जैसे समुद्र के किनारे वाले देश। तो आनूप पशु पक्षी जो है, जो वहां पर मछली वगैरह मिले, या जो पशु पक्षियों का आपको क्या लेना है, मांस लेना है, और साथ ही साथ में मछली का मांस, दोनों को मिलाकर इनसे बेसवार बनाना है और इसी का लेप लगाना है। बेसवार क्या होता है? बेसवार जैसे कीमा, जो लोग कीमा वगैरह खाते होंगे, कि हड्डी निकाल लो, मांस में से हड्डी वड्डी निकाल के फिर मांस को बढ़िया से खूब कूट लो, उसको एकदम इतना अच्छा कूट लो कि उसमें रेसे उसे एकदम सब गायब हो जाए, तो वही बेसवार कहलाता है। बिना हड्डी का मांस कूट पीस के बेसवार कहलाता है। और इसमें अगर आप ऐसा करें कि थोड़ा तड़का वगैरह लगा लें तो अच्छा बेसवार हो जाता है। तो इनके साथ में अगर आप गरम गरम लेप या प्रदेह लगाते हैं तो आराम मिल जाता है। तो एक तो ये है, इसके अलावा एक और इसी में है। नेक्स्ट देखें हम लोग, एक उदर शूलनाशक और एक वात व्याधि हर लेप है। उदर शूल, पेट में दर्द हो रहा हो तो उदर शूलग्न है। फिर उसके अलावा एक है वात व्याधि है। वात व्याधि हर एक ऊपर पढ़ लिया गया, और एक और फिर से बताया गया। तो उदर सूल वाले में क्या बताया गया है कि इन्होंने जौ के आटे को, जौ का आटा और उसके साथ में यवछार और तक्र मट्ठे में पीस कर गर्म करके लेप लगाना। देखो, अब ये भी एक बहुत अच्छा साइंटिफिक चीज ही है कि जौ का आटा जो होता है सूखने पे टाइट हो जाता है। जब आप जैसे पेट में दर्द कब होगा? जब पेट में गैस बनेगी। तो अगर पेट को दबा दिया जाए हल्के हल्के से, गरम गरम लेप लगा दी, गरम कपड़े से अगर उसको पेट को अच्छे से बांध भी दो तब भी गैस पास हो जाती है। तो यही किया है चरक जी ने कि यौछार भी गर्म होता है, तक्र मट्ठा भी गर्म है, और आटा जौ का लगा के उस पे लेप लगा दिया, धीरे धीरे आटा सूखता रहेगा, पेट के ऊपर दबाव लगाएगा और पेट की गैस धीरे धीरे निकल जाएगी, जिससे पेट का दर्द दूर हो जाएगा। और वात व्याधि के लिए बताया, कुष्ठ, सौंफ, वचा, जौ का आटा, इनको कांजी में पीस कर तिल का तेल मिलाकर गर्म करके लगाने से वात व्याधि दूर हो जाती है। नेक्स्ट देखें, एक वातहर लेप आया है। वात रक्त हर लेप। वात रक्त को आयुर्वेद में बताया गया है, जिसको मॉडर्न में हम लोग गाउटी अर्थराइटिस या गाउट के नाम से जानते हैं। गाउटी अर्थराइटिस या गाउट के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, गाउट में सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। जो सीरम यूरिक एसिड होती है, ये लगभग 7.5 तक मेल में नॉर्मल होता है। इसके ऊपर जब बढ़ जाएगा तो ये यूरिक एसिड जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं, जैसे उंगलियों के ज्वाइंट हैं, पैर के पंजे के ज्वाइंट्स है, वहां पर जाकर यूरिक एसिड जमा होने लगता है, जिसके कारण से इन्फ्लामेशन हो जाता है और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगता है, असहनीय दर्द होने लगता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए आचार्य चरक ने वात रक्त हर लेप बताया। हालांकि इस जब चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे अगले बार में, आप लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो वहां पर पूरा का पूरा चैप्टर लिखा है चरक ने वात रक्त के नाम से, और वहां बहुत सारी औषधियां बताई थी। तो इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है कि इन्होंने बताया है सौंफ, उभय सताहे, सताहे मतलब दो, एक सौंफ और सोया, सौंफ, इसके अलावा या सोया, यष्टि मधु या मधुक। मधुक लिखा है तो इसका मतलब होता है मुलेठी, इसी को आयुर्वेद में कहा जाता है यष्टि मधु। मीठा होता है
ये इसका जो चूरन होता है वो चीनी से 50 गुना ज्यादा मीठा होता है। इसमें एक ग्लाइसरीजीन नाम का तत्व पाया जाता है मुलेठी में, जो चीनी से 50 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो इसका अगर चाय बनाओ तो अगर 2-3 चुटकी एसटी मधु का चूरन डाल दो और चाय पका के पी लो तो चीनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुगर भी नहीं बढ़ाता है। तो मुलेठी हो गया। अगर ये मधुक लिखा हो, बड़ऊ की मात्रा लगी हो, तो इसका मतलब होता है महुआ। महुआ का फूल लेना है। महुआ सबने देखा होगा कि सफेद कलर का फूल होता है शंख के जैसे। तो वात रक्त हर लेप बनाने के लिए सौंफ, सोया, मधु, मधुक लेना है। इसके अलावा बरियार, बला, बला लेना है, बला मूल। प्रियाल लेना है, प्रियाल मतलब चिरौंजी, चिरौंजी कहते हैं प्रियाल को। इसके अलावा कसेरुक, कसेरुक, बिदारी कंद, बिदारी कनो, सीता, सीता यानी कि मिश्री। इन सभी को संभाग लेना है। संभाग लेने के बाद में इनका चूर्ण बनाएं और चूर्ण को घृत में मिलाकर लेप करना है। चूर्ण को घृत में मिलाकर लेप करना है। और कहाँ लेप करना है? वातरक। वातरक का मतलब बता दिया, गाउटी अर्थराइटिस में। तो ये हो गया आपका वातरक्त नाशक लेप हो गया। फिर इसके आगे वातरक्त नाशक लेप हो गया। अगर वातरक्त में वेदना हो रही हो तो उसके आगे एक और लेप बताया गया है। वातरक्त में वेदना शामक। अगर दर्द हो रहा हो तो क्या करें? तो इसके लिए आप रासना, गुड़ची, मधु यानी कि मुलेठी, बला द्वय मतलब बला और अति बला, जीवक रसभक, जीवक रसभक, इन सभी को लेकर फिर दूध के साथ में, दूध के साथ इनको क्या करना है? घृत पाक करना है। यानी कि इसमें दूध भी मिलाए और घी भी मिलाए। तो जब तक दूध उड़ जाए और घी शेष रह जाए तब तक इसका पाक करना है। और पाक करने के बाद में मोम मिला के, मधुशिष्ट, मधुशेष, मधुशेष कहते हैं मोम। तो मोम मिलाकर इसको जो है प्रयोग करना है, लेप लगाना है। तेल जैसे हो जाता है उस तेल का लेप लगाना है तो उसका वेदना शांत हो, यानी कि जो पीड़ा पेन हो रहा है गाउटी अर्थराइटिस में, उसमें आराम मिल जाता है। उसके आगे देखें तो गोधूम आदि लेप है, सिरासूलनाशक एक लेप लिखा है, फिर उसके आगे प्राप पौंडरिकादि सिरासूल लेप लिखा है, पार्श्वसूल। तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, अब आज इतना ही। बाकी जिन बच्चों को भाई क्लास करना है उनको मैंने अपना पेटीएम और गूगल पे नंबर भेज दिया है। 100 रुपये का एक रजिस्ट्रेशन करा लें, तब जाके वो 10 दिन क्लास करना चाहें या 15 दिन क्लास करना चाहें अपना कर लें। और फिर उनको जो फेवरेट सब्जेक्ट लगे कि एनाटॉमी पढ़ना है तो उसका 2500 रुपये फीस है।
और बाकी पूरा सिलेबस उनको हम ही से पढ़ना है तो 8,000 रुपये फीस है ना। तो वो लोग अपना फीस वगैरह का भी देख लें, रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो क्लास से आउट कर देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। देखो हर एक कोई भी टीचर इस दुनिया में बेकार नहीं होता है, सब अच्छे ही होते हैं। आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अगर कहीं से भी 1% का भी ज्ञान अगर एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है तो ले लेने में 4-5 हजार रुपये, 8,000 रुपये में क्या जाता है। लेकिन भविष्य में क्या पता आपका यही 8,000 8 करोड़ बन जाए। कौन सी बात मेरी आपको मोटिवेट कर जाए, वो मायने रखती। तो आप लोग जो है इस पे फोकस करें, रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। चलो बस।